1 में गद्य खंड पर। तो यहां भी वहां भी था प्रेमचंद जी का, यहां भी है प्रेमचंद जी का ईदगाह। ईदगाह के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, पहले भी सुन चुके होंगे। बताए कि शेर या, ताकि जब हम कविता गाकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ें। व्याकरण का नया रूप, कंसिस्टेंसी तो जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा मेहनत करने वालों की ही जो मंजिल है वो कदम चूमती है। तो कंसिस्टेंसी तो हमेशा मेहनत की राह पर चलते रहो, मंजिल खुद एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं लाली वर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका लेकर आई हूं क्लास 11th के लिए कि हिंदी स्टार्ट कैसे करें। और आपका जो भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें, उन सभी का सिलेबस ओवरव्यू भी हम करने वाले हैं। तो अब हो जाइए चिंता से मुक्त, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं जितने भी आपके समस्याएं हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, हर सवाल का जवाब आज मिलने वाला है आपको यहां पर। तो देखते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, हिंदी की शुरुआत कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें हम हिंदी को पढ़ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या करना है आपको, फिर कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है। ये सारे प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में या माइंड में रहते हैं, उन सब का एक एक करके जवाब आपको मिलने वाला है। जैसे लिखा है भाई, मैं कहूंगी आपको कि कहानीकार बनिए, रट्टू तोता नहीं, क्योंकि अब रोट लर्निंग से कोई फायदा नहीं। पहले होता था कि भाई हाँ, विज्ञान के चमत्कार और अभिशाप, विज्ञान ये है, विज्ञान मतलब ऐसे पढ़े जा रहे हैं, या कुछ भी, कोई भी हम एक ही बात को रटते रहते थे। यदि एक शब्द भी हम भूल गए तो सारा का सारा उड़ जाता था दिमाग से। इसलिए अब रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, समझदार बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है हमें। और शब्दकोश मतलब ऐसे ऐसे शब्द जाते हैं जिनका अर्थ भी पूरा दिमाग से ऊपर से चला जाता है। अब कैसे समझें? तो शब्दकोश का जो डर है वो एकदम खत्म करो। कैसे खत्म करोगे मैं बताऊंगी आपको। जब हमारे क्लास 11th में चैप्टर स्टार्ट करूंगी और आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हर एक शब्द जब आप सुनेंगे, मैंने कहा सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जब ये सारी प्रक्रिया आप अच्छे से करेंगे तो आपको किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगेगा। अब बात आती है कविताओं की, क्योंकि कविताओं को समझने में अक्सर बच्चों को परेशानी होती है। बच्चों को क्या, सभी को परेशानी होती है, क्योंकि कविताओं में कोई साधारण शब्द नहीं होते हैं। ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि जो सुनने में तो अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें रस होते हैं, उसमें अलंकार होते हैं, लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करना है आपको? कविता को समझना है और साथ ही उसको फील करना है, महसूस करना है। तो सबसे पहले जब आप कोई भी कविता पढ़ेंगे, जैसे मैं तो हर एक कविता को आपको पहले उसकी समरी बताऊंगी, उसका सारांश बताऊंगी। जब आप कविता का सारांश जान जाएंगे, फिर हम जब एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ बच्चे? अब हम चलते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव, आपकी क्लास 11th में 2 कोर्सेज हैं, जैसे आपके 10th में थे ना। कितने अच्छे से आपने 10th की परीक्षा दी, बड़े मजेदार तरीके से आपने हिंदी को पढ़ा, रोचक तरीके से आपने हिंदी को पढ़ा, और उस असीम, बहुत अनलिमिटेड प्यार के लिए मैं थैंक यू कहती हूं और आपके लिए जोरदार तालियां भी बजाती हूं, क्योंकि यहां जो हर एक बच्चा मुझे देख रहा है और सुन रहा है वो 10th पढ़ चुका है। तो हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब हम आ गए हैं 11th में। तो जिस तरह से हमने हिंदी को 10th में कर लिया भाई, उसी तरह से हम 11th में भी करेंगे। तो 11th में भी 2 कोर्सेज हैं, एक कोर और दूसरा इलेक्टिव। अब जो अपना कोर्स है बेटा, कोर वाला, उसमें आपकी 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, एक है आरोह भाग 1, दूसरी है सप्लीमेंट्री रीडर वितान भाग 1। एक और दिख रही है आपको अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि कॉमन रहेगी, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि कोर वालों के लिए अलग होगी या इलेक्टिव वालों के लिए अलग होगी, ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति और माध्यम दोनों कोर्स के लिए कॉमन बुक है, जिसमें कि कंबाइंड टॉपिक्स दिए हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोर के लिए हैं और जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ
इलेक्टिव के लिए, समझे। फिर हम चलते हैं हिंदी इलेक्टिव की तरफ। तो हिंदी इलेक्टिव में भी आपकी 2 पुस्तकें हैं। मुख्य पुस्तिका जो है अंतरा भाग 1 है, और पूरा पुस्तिका जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं वो है अंतराल भाग 1। इसके साथ भी आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम है, वो यही अभिव्यक्ति माध्यम है जो सेम है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी कॉमन बुक रहेगी, जिसमें कि आपके सारे टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन 1-2 टॉपिक सिर्फ कोर के लिए होंगे, 1-2 टॉपिक सिर्फ इलेक्टिव के लिए होंगे। कोर को हिंदी में आधार पाठ्यक्रम कहते हैं, इलेक्टिव को हिंदी में ऐच्छिक पाठ्यक्रम कहते हैं। तो आपके विद्यालय में जो भी कोर्स चलता है आप वो निश्चिंत होकर ले लीजिए, हिंदी ऑप्ट कर लीजिए, हिंदी को ले लीजिए, क्योंकि हिंदी भी अब हम 11th में भी 10th की तरह हिंदी पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब आती है बात कि हम कैसे शुरू करें, शुरुआत कैसे करें किसी भी कार्य को। जैसे मैं बता दूं आपको, जब आप किसी खेल में पार्ट लेते हैं या भाग लेते हैं तो कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपको वो रुचि जगती है ना, इंटरेस्ट आता है उसमें। जैसे मुझे कबड्डी बहुत पसंद है, आपने सुना ही होगा, आप शायद जानते भी होंगे कि मैं कबड्डी प्लेयर हूं। तो कबड्डी में मुझे पता है कि भाई चोट लगती है, आज से 20, 25, 30 साल पहले की पुरानी चोट आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे कबड्डी पसंद है। आज भी यदि मुझे कहीं कबड्डी खेलने का मौका मिल जाए छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो ये कैसा है, चोट लग रही है लेकिन वो दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। तो अब हमें किताबों से करनी होगी दोस्ती, वो भी पक्की पक्की वाली, पिंकी प्रॉमिस वाली। ठीक है, तो किताबों से दोस्ती करना है, उसके साथ ही साथ आपको लेखन कौशल विकसित करना है, आपकी राइटिंग स्किल विकसित करना है, डेवलप करना है। क्योंकि लिखने से कभी भी जी मत चुराना, क्योंकि यदि हमने सोचा कि अरे यार हो जाएगा तो यहां से तो उड़ जाता है ना बच्चे। जितना अच्छा हम पढ़ रहे हैं उतने ही अच्छे से जब हम की नोट्स तैयार करते जाएंगे तो देखिएगा जो हम लिख लेते हैं कॉपी में तो छप ही गया है, यहां भी छप गया है, हमारे दिमाग में भी रह गया है। इसलिए लेखन अभ्यास जरूर करेंगे, लिखने से मन को दूर नहीं करेंगे, मन को चुराएंगे नहीं। व्याकरण का नया रूप कंसिस्टेंसी तो जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा मेहनत करने वालों की ही जो मंजिल है वो कदम चूमती है, तो कंसिस्टेंसी तो हमेशा ही चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ 1 दिन 2 दिन काफी नहीं होते हैं। किसी भी कार्य, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं है ना, हम अच्छे से ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, ये वो डिनर तक हम पहुंच जाते हैं। डेली हमें ये काम करना होता है। तो फिर हम पढ़ाई को क्यों ऐसा करें कि भाई हम कभी कर लेंगे, परीक्षाओं में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हिंदी से प्यार करो, हाँ हिंदी से प्यार करो भाई, तो हिंदी भी आपको प्यार करेगी। और हिंदी तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप ये मानकर चलिए कि ये जो है आपका 12th का फाउंडेशन है। ठीक है, जब आप 11th में बहुत अच्छे से करेंगे तो 12th में तो चुटकियों में सब कुछ कर लेंगे। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि कविताओं को कैसे समझें, या फिर मात्राओं की अशुद्धियों से कैसे बचें, उत्तरों को याद कैसे रखें। इसकी बात मैं आपको बता दूं कि भावार्थ को समझें। जब भी स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे बता दिया है कि कोई भी कविता जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी, तो सबसे पहले मैं उस कविता का सार बताने वाली हूं, उस कविता का जिस्ट बताने वाली हूं, उस कविता की समरी बताने वाली हूं, ताकि जब हम कविता गाकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तुकबंदी और लयबंद के साथ पढ़ेंगे, तो वो हमें एक एक पंक्ति समझ में आएगी। क्लियर हुआ। फिर आपका कि मात्राओं की अशुद्धियों से कैसे बचें। तो भाई जब आपको मैडम ने पढ़ा दिया, आपने बहुत ध्यान से सुन लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले हमारी स्किल जो है वो लिसनिंग स्किल है। जब हमारी सुनने की क्षमता या सुनने का कौशल अच्छा होगा तो हम सारे काम, हमारी जो जितने भी सारी स्किल्स हैं, LSRW है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स हैं जो विद्यार्थी को या हर एक व्यक्ति को ले जाती है कहां, फर्श से अर्श तक, मतलब जमीन से आसमान तक ऊंचा उठा देती हैं। तो हमें यही करना है कि पढ़ने की आदत डालेंगे। मैंने पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, लेकिन उसके बाद आप अपनी किताब में रीडिंग भी लगाएंगे। प्रॉमिस कीजिए अपनी लाली मैम से कि यस मैम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रीडिंग लगाएंगे तो आपके जितने भी शब्द आपकी आंखों के सामने से जाएंगे वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और
आपकी मात्राओं की मिस्टेक नहीं होगी। अब है कि प्रश्न उत्तरों को याद कैसे करें। तो प्रश्न उत्तर जब आपको हम पढ़ा रहे होंगे, आपने कविता समझ ली, आपने पूरा पाठ समझ लिया, तो प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखिए। और जब स्वयं नहीं भी लिखेंगे, जैसे हम जब पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप मुख्य बिंदु लिखते जाइए, की पॉइंट्स लिखते जाइए। हर एक कविता, हर एक पाठ को पढ़ाते समय मैं अंडरलाइन करती हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि जो भी मेन पॉइंट रहता है मैं उसको अंडरलाइन करती हूं, तो उसे एज की पॉइंट आप लिख लीजिए। मैं ये भी बताती रहती हूं कि बेटा इस पंक्ति से प्रश्न जरूर आएगा, और आता है, इसलिए आपके की नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखें कि हिंदी हमारी जो कोर है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, आरोह में सबसे पहला है हमारा प्रेमचंद, नमक का दारोगा जी। ठीक है, प्रेमचंद जी का। दूसरा है कृष्णा सोबती जी का मियां नसरुद्दीन, बड़ा अच्छा चैप्टर है जिसमें 56 प्रकार की नानबाई रोटियां बनाते हैं। सत्यजीत रे का है अपू के 2.5 साल में फिल्म बनी थी, है ना। जो आजकल फिल्में महीनों में तैयार हो जाती हैं, उस ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए 2.5 साल लग गए थे। पहले कुछ भी एआई तो था नहीं, कुछ भी ट्रिक से तो होता नहीं था। यदि बरसात का मौसम दिखाना है तो बरसात का ही वेट करना होता था। इसलिए इसमें हम बहुत सारी बातों को जानेंगे कि पहले क्या होता था। बाल मुकुंद गुप्त जी का हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी बातें बताई हैं। शेखर जोशी जी का पढ़ेंगे गलता लोहा, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक निर्धन घर का जो बच्चा रहता है, ब्राह्मण का बच्चा, वो किस तरह से धन के अभाव में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। तो सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मशक्कत चाहिए, मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सिर्फ सपने देखने से ही पूरे नहीं होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपने ये वाक्य अवश्य सुना होगा, कथन जरूर सुना होगा कि सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो सपना दिन रात हमारे यहां चलेगा, मेहनत करना है और एक दिन वो पूरा होगा। मन्नू भंडारी जी का रजनी है, जिसमें उन्होंने नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया है। कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़, ये व्यंग्य है, जिसमें सरकारी काम काज को कैसे एक फाइल से दूसरी फाइल ये करते करते टाल मटोल किया जाता है, उसके बारे में बताया है। जवाहरलाल नेहरू जी का भारत माता है, बहुत ही बढ़िया है ये। उसके बाद हम चलेंगे काव्यखंड की ओर। कबीरदास जी, निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीरदास जी का हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, मतलब ईश्वर सिर्फ एक है। बहुत अच्छा, आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, समझने में भी आसानी होगी, और जीवन की रियलिटी मतलब प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसके बारे में आप जान पाएंगे। मीराबाई जी का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भवानी प्रसाद मिश्र जी का घर की याद में वास्तव में पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते मैं इमोशनल हो जाती हूं। अब देखती हूं कि क्या होने वाला है। त्रिलोचन जी का चंपा काले अक्षर नहीं चीनती मतलब पहचानती। तो एक अनपढ़ अशिक्षित स्त्री की दशा को बताया है कि पहले लड़कियों के लिए शिक्षा तो थी ही नहीं। दुष्यंत कुमार जी का गजल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें दुष्यंत कुमार जी हिंदी साहित्य के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में गजल लेकर आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी साहित्य के लिए। अक्क महादेवी, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी आस्था को बताया है। अवतार सिंह पाश द्वारा सबसे खतरनाक, आखिर क्या है सबसे खतरनाक, यहां पर उन्होंने यही बताया कि शेर या भ्रष्टाचार या ये वो सब, उस कहीं से सबसे खतरनाक होता है अपनी इच्छाओं को मार डालना, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ऐसे हो जाना कि अरे ठीक है मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं ठीक है, तो अपने सपनों को जीवित रखना है, नहीं तो वो हमारे लिए सबसे खतरनाक होगा। निर्मला पुतल जी का आओ मिलकर बचाएं प्राकृतिक संरक्षण के बारे में उन्होंने बात की है। वितान जो है उसमें कुमार गंधर्व जी का है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। अनुपम मिश्र जी का राजस्थान की रजत बूंदे, बेबी हालदार आलो अंधारी। तो ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अब उसके साथ हम चलते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, इसको अच्छे से देखो आप। इसमें बेटा मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इलेक्टिव और कोर दोनों के लिए कॉमन किताब है। जनसंचार का माध्यम देखिए, आधार ऐच्छिक, आधार मतलब होता है कोर और ऐच्छिक मतलब होता है इलेक्टिव।
तो दोनों कोर्स के लिए है। अब पत्रकारिता के विविध आयाम, ये भी दोनों के लिए है। सृजनात्मक लेखन या क्रिएटिव राइटिंग, डायरी लिखने की कला, ये भी आधार ऐच्छिक दोनों के लिए है। कथा और पटकथा, कथा और पटकथा समझ रहे हैं आप? कथा मतलब कोई कहानी, पटकथा मतलब पर्दे की कथा, तो ये भी आपका आधार ऐच्छिक दोनों के लिए। व्यवहारिक लेखन, क्या क्या पढ़ने वाले हो? कार्य, लेखन और प्रक्रिया, आधार ऐच्छिक दोनों के लिए। स्ववृत्त, बायोडाटा, भाई सीवी, करिकुलम वाइटे, जो आपको बहुत अच्छी नौकरी या जॉब के लिए बहुत ज्यादा मतलब काम आने वाला है, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ये भी आपका रहेगा आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए। कोश, एक परिचय, ये आधार के लिए ही है। अब हम चलते हैं हिंदी इलेक्टिव के चैप्टर्स की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं अंतरा भाग 1 में गद्य खंड पर। तो यहां भी वहां भी था प्रेमचंद जी का, यहां भी है प्रेमचंद जी का ईदगाह। ईदगाह के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, पहले भी सुन चुके होंगे कि ईदगाह बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो हामिद है, वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है उन पैसों से जो कि दादी ने उनको खाने या खिलौने के लिए दिए थे। अमरकांत जी का दोपहर का भोजन है। इसमें एक ऐसे निर्धन परिवार के बारे में बताया है, और इसमें जो स्त्री रहती है वो कितना अपने परिवार को जोड़ के रखती है। हरिशंकर परसाई जी का ये व्यंग है, टॉर्च बेचने वाले। इसमें भी आप देखेंगे कि दोनों जो हैं मित्र, उनके बीच में एक शर्त थी कि हम 5 साल बाद यहीं मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको। रांगे राघव जी का गूंगे पाठ, इसमें एक रहस्य छिपा है। गूंगा मतलब सिर्फ वही नहीं कि जो बहरा है वही गूंगा है या बोल नहीं सकता। यहां पर गूंगा उसे कहा है जो कि सरकारी तंत्र के सामने अपनी जुबान नहीं खोल सकते। यदि किसी ने जुबान खोलने की कोशिश की तो उसको रौंद दिया जाता है। सुधा अरोड़ा जी का ज्योतिबा फूले पढ़ेंगे हम, जिसमें समाज सुधारकों में सबसे अग्रणी रहे ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का खाना बदोश। खाना बदोश मतलब जो बेचारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भटकते रहते हैं, उनको खाना बदोश कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा जी का उसकी माँ, ये भी एक भावनात्मक कहानी है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसको हम पढ़कर सच में हमें ऐसा लगेगा जैसे हम बॉर्डर मूवी फिर से देख रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से हम अपने भारत के बारे में जानेंगे। काव्यखंड की ओर चलें तो कबीर दास जी का ही है, अरे इंदोहन राह ना पाई बाला वो अरे गहरे, बहुत ही प्यारे से ये पद पढ़ेंगे। सूरदास जी का खेलन में को काको गुसैया मुरली ताऊ गोपाल नहीं भावती। भाई सूरदास जी हैं तो सूरदास जी तो अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं, ठीक है, श्रृंगार रस के कवि कहे जाते हैं और वात्सल्य रस के भी कवि कहे जाते हैं। जहां सूरदास जी हैं तो श्री कृष्ण तो होंगे ही। देव, हंसी की चोट, सपना और दरबार, ये 3 कहानियां हैं, इसमें भी आपको बहुत आनंद आने वाला है। पंत जी जो कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं, संध्या के बाद कविता पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा भी छायावाद की आधार स्तंभ है। जाग तुझको दूर है जाना, मतलब तुम्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना है। नागार्जुन जी का बादल को घिरते देखा है। श्रीकांत वर्मा जी का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस, बहुत ही बेहतरीन है। धूमिल का घर में वापसी है। उसके बाद हम देखेंगे अंतराल जो है, उसमें है मकबूल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा और दिशाहारा, इसमें भी आप कहेंगे अच्छा ये कैसे हो सकता है, तो इसको हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो बच्चे ये थी आपकी किताबें और ये था आपका पूरा पाठ्यक्रम हिंदी से। अब किसी को कोई घबराना नहीं है, हिंदी कैसे स्टार्ट करें पूरा बता दिया है। जो भी आपके प्रश्न थे उनका भी मैंने समाधान कर दिया है। इसके साथ यदि और भी कुछ आपको क्वेरीज या कुछ भी जिज्ञासा है अवश्य पूछिएगा, हम हाजिर हैं। तो नेक्स्ट टॉपर से आपके लिए जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।